नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल शब्द शब्द शैलेंद्र सिंह। आज हमारे साथ खास मेहमान हैं रेणुका सिंह जी, जो बहुमुखी प्रतिभा की धनी है। वो लेखिका हैं, समाज सेविका हैं, योगा टीचर हैं और समाज में बहुत सारे ऐसे भी काम हैं जो दूसरों के लिए किए जाते हैं, जैसे नेकी की दीवार है, तमाम महिलाओं को रोज़गार देना है, जो अपनी संस्था के ज़रिए जहाँ वो अचार बनाती हैं, स्नैक्स बनाती हैं, इससे कई परिवारों को रोज़गार मिलता है। तो ये पूरी कहानी रेणुका जी की क्या है, आज हम आपके साथ साझा करेंगे। रेणुका जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद धन्यवाद शैलेंद्र जी। थोड़ा सा बताइए कैसे शुरू हुआ था आपका ये सब? जी, सफ़र शुरू होने का कोई बहुत कारण बड़ा नहीं होता है। छोटी छोटी कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको स्टार्ट करा देती हैं। जैसे ये चैरिटी वाला वर्क है, ये तो एक तरह से मेरी बेटी ने ही शुरू करवाया था। अच्छा। बहुत छोटी थी तभी वो बोली कि मम्मा सोसाइटी में गार्ड अंकल लोग रहते हैं, तो उनके लिए कुछ लेके आइए। तो उस दिन जो शुरू किया, उस समय वो 6-7 में रही होगी। तो फिर उसके बाद वो हम लोग करते गए, धीरे धीरे बढ़ता गया। फिर ब्लड डोनेशन कैंप, कहीं झुग्गी झोपड़ी में जाके सामान बांटना और बच्चों की फीस जमा करना, ये हम लोग क्राउड फंडिंग करके फिर सोसाइटी में जैसे लोगों को पता चला कि मैं ये काम करती हूँ, तो फिर मेरे साथ लोग जुड़ने लगे। अच्छा। हाँ, 2-2, 4-4, 5-5 इस तरह से। वो कहते हैं ना कि जब आप अच्छा काम करिए तो आपको सपोर्ट करने वाले लोग मिल जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस तरह से साथ में लोग जुड़ते गए और हमारी टीम बनती गई। एनजीओ, ये भी हमारी सोसाइटी के ही कुछ सीनियर आंटी अंकल लोग हैं। तो उन लोगों ने कहा कि तुम लोग जब चैरिटी वर्क करते ही हो और अच्छा काम कर रहे हो तो एक एनजीओ रजिस्टर करा लो। तो उन्हीं के कहने पे एक हमारी पहचान नाम से एक एनजीओ भी रजिस्टर करा लिया। अच्छा। हाँ। तो ये जो अचार और बड़ी स्नैक्स वगैरह का काम करेंगे उसी एनजीओ के तहत है? जी हाँ। तो फिर बीच में जैसे कोविड आया, तो कोविड में फिर लोगों को खाने की दिक्कत होने लगी। तो खाने का काम फिर वहाँ से शुरू हुआ, क्योंकि पोस्टिंग मेरे हस्बैंड की गाज़ियाबाद थी और मेरी कुक यहाँ थी। तो कुक से ही मैंने कहा कि भाई रोटी बना के पहले तो डिलीवर करो। तो उसने रोटी बना के देनी शुरू की। तो फिर लोगों की डिमांड बढ़ी, लोगों को ज़रूरत पड़ी खाने की। तो फिर मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया और उस व्हाट्सएप ग्रुप का नाम सेतु रखा। अच्छा। क्योंकि जो नीडी है और जो बना रहा है उसके बीच में मैं एक माध्यम हूँ। तो उसका मैं पुल बनी। उसमें मुझे कोई इनकम का सोर्स नहीं था वो मेरे लिए, सिर्फ एक जरिया था कि लोगों को खाना मिले। क्योंकि कोविड में होटल बंद थे, रेस्टोरेंट बंद थे, लोगों की मेड को कोई नहीं आ रही थी। तो उस तरह से एक वो मुहिम शुरू हुई कि लोगों तक खाना पहुंचाया जाए। क्योंकि बाहर भी हम लोगों ने सड़क पे जाके बहुत खाना बनवाया और बांटा, लेकिन हमारे और आपके जैसे लोग सड़क पे नहीं जाते थे खाना लेने। तो ये हुआ कि इनको होम डिलीवरी कैसे करवाई जाए। तो जब आप एक नॉमिनल चार्ज पे उन्हें खाना देते हैं तो वो ऑर्डर करते हैं। तो फिर उसमें खाना आने लगा और जो हमारी कुक थी उसको भी कुछ इनकम होने लगी, तो उसका भी परिवार चलने लगा। सेतु बन गई दोनों के तो वो सेतु बने, इसलिए उसका नाम सेतु फूड रख दिया था। तो अब क्या क्या उसमें अचार है? कितने टाइप का अचार है? अचार हमारे पास हर टाइप का है। आम का, कटहल का, जिमीकंद का, हरी मिर्च, भरवा मिर्च, नींबू, करौंदा मिर्च, मतलब जो आप नाम लीजिए। अच्छा। हाँ। और अचार की हमारी खासियत ये है कि बिना केमिकल, बिना उसके कलर के और बिना प्रिजर्वेटिव के। अच्छा। एकदम जैसे घर में आप दादी नानी मम्मी आपकी बनाती थी वैसा ही अचार मिलेगा। और अचार के साथ स्नैक्स। हाँ। और ये हमारी एक और महिला मित्र है जिसे कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी। तो उसे भी मैंने अपने साथ जोड़ा कि तुम हमारे प्लेटफॉर्म पे अपना मठरी और बेसन के सेव, नमक पारे, लड्डू, शुद्ध घी के बहुत अच्छे लड्डू वो बना रही है, तो आपको भी खिलाऊंगी मैं। तो जो भी एक बार लेता है वो ज़रूर लेता है। अच्छा। हाँ, बार बार ऑर्डर आते हैं। और अचार की तो डिमांड हमारी इतनी है कि जो बाहर विदेशों में, यूरोप, जर्मनी, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, मतलब जिनके भी बच्चे आते हैं तो वो लोग हमें कह देते हैं कि भैया 2 किलो ये दे देना, 2 किलो ये दे देना। और ऐसे ही लड्डू मठरी बन के हमारे अब बाहर जा रहे हैं। तो हम लोग ऑन डिमांड जो है सब कुछ बनवाते हैं। फ्रेश बनेगा, बिल्कुल ताज़ा बनेगा। जो बाजार में आप मिठाई लेके खाते हैं, कीड़े निकल रहे हैं, पेपर में आप लोग छापते रहते हैं। और उसके बाद ये घटिया ऑयल से मठरी बनती है, कुछ दिन आप रख दीजिए तो उसमें स्मेल आने लगती है उस बाजार की मठरी में। लेकिन हमारी मठरी आप 3-4 महीने बाद भी निकाल के खाएंगे तो उसमें स्मेल नहीं आएगी। अच्छा। क्योंकि फ्रेश ऑयल में बनती है। बिल्कुल। तो ये तो हुआ सेतु और फूड का काम। जी। साहित्य की जो आपकी यात्रा थी वो कैसे शुरू हुई? साहित्य की यात्रा, लिखने का शौक तो बचपन से था, छोटे पर भी लिखती थी। लेकिन अब उस समय ये मीडिया और ये सब चीज़ें नहीं थी, तो कहीं किसी पन्ने पे लिखा, कहीं किसी डायरी पे लिखा, पब्लिश नहीं हो पाता था।
तो शादी के बाद जो मेरी पहली कविता पब्लिश हुई वो भी तब पब्लिश हुई जब मेरा बेटा क्लास 10th में था। तो बच्चों को लेके बैठती थी कि बैठो पढ़ो, और मैं भी पेपर और मैगजीन पढ़ने का मुझे बहुत शौक है। तो 4-4 पेपर अगर नहीं पढ़ा है तो वो 3 दिन बाहर नहीं जाएगा जब तक मैं पढ़ नहीं लूँगी। तो पेपर मैगजीन साथ में लेके पढ़ने बैठती थी। तो उसमें न्यूज़पेपर में हिंदुस्तान में होली टॉपिक आया था। और उस पर था कि होली के टॉपिक पे आप कविता लिख के भेजिए। तो मैंने लिखी और भेज दी, फिर भूल गए, याद भी नहीं था। तो कुछ दिनों बाद ऑफिस से फ़ोन आया कि वो आपने वो कविता भेजी थी तो उसमें आपको फर्स्ट प्राइज़ मिला है। अच्छा, हाँ, तो आप लेने आइए वो फर्स्ट प्राइज़। तो हमने डेट देखी कि कौन सी डेट है, तो उसमें बेटे का 10th का मैथ्स का एग्ज़ाम था उस दिन। तो हमने कहा अब जाऊँगी तो नहीं लेने, क्योंकि पूरा दिन मैं खर्च नहीं कर सकती, क्योंकि पहली प्रायोरिटी आपके बच्चे होते हैं। जब तक आप इन्हें नहीं सेटअप कर लेते, लाइन नहीं पकड़ा लेते, बाकी चीज़ें हम लोग के लिए उतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती हैं। तो वो पहला एक ब्रेक था। तो अच्छा लगा कि ठीक है, मेरा लिखा हुआ समझ में आ रहा है, लोगों को पसंद आ रहा है, तो फर्स्ट प्राइज़ मिला। उसके बाद से फिर धीरे धीरे कविता, लघु कथाएं, ये सब शॉर्ट स्टोरी ना चलता गया कारवा। हाँ, और साहित्य सरोज एक पत्रिका है हमारी, जिसके अखंड गहमरी जी ने, जो गाजीपुर के हैं, उन्होंने वो पत्रिका निकाली है, तो उसमें भी सह संपादक हूँ। अच्छा। और अभी आप योगा टीचर के रूप में भी काम, वो कैसे सिखाते लोगों को? योगा देखिए, लोगों का एक लेडीज़ की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि ये काम है वो काम है करके अपना ध्यान नहीं देती हैं। और ये समझाने में मुझे बहुत समय लगता है कि भाई अपना परिवार और बच्चे आप घर आप तभी देख पाओगे जब आप खुद फिजिकली फिट हो। अगर आपके कमर में दर्द है, पैर में दर्द है, आप ओवरवेट हो, आप चल नहीं पा रहे हो, तो आप कैसे अपना घर मैनेज करोगे? मतलब आए दिन आप खुद ही डॉक्टर के चक्कर लगाओगे। तो मैं बहुत समझाती हूँ कि भाई घर के कामों के साथ योगा हो सकता है। जिम जाने का टाइम नहीं है, कुछ करने का टाइम नहीं है, आप घर पे करो, चटाई बिछाओ, मैट बिछाओ, शुरू हो जाओ, कोई बड़ी बात नहीं है। तो शुरू से मैं करती थी रेगुलर। फिर उसके बाद एक किसी ने कहा कि भाई अच्छा करती हो तो टीचर की ट्रेनिंग ले लो योगा आयुष मंत्रालय से। तो मुझे लोग बताते जाते हैं, तो उसको मैं करती जाती हूँ। कहते हैं ना कि आप करिए तो कदम कदम पे साथ देने वाले मिलते हैं। तो मेरी भाभी ने बताया कि ये आयुष मंत्रालय से ऐसे ऐसे कोर्स होता है कि आप वो कर लो, आप इतना अच्छा करती हो तो फिर आप लोगों को सिखाना। मैंने कहा ठीक है, सर्टिफिकेशन हो जाएगा तो भाई ऑथराइज्ड हो जाते हैं आप सिखाने के लिए। तो आयुष मंत्रालय से एक सर्टिफिकेशन अच्छा सा कोर्स किया है, जो लंबा कोर्स है, अच्छी ड्यूरेशन का है। तो फिर हो गया। फिर अच्छा। 1 साल तक तो मैंने फ्री सिखाया लोगों को। तो ऑनलाइन सिखाती हैं? हाँ, ऑनलाइन। और अभी तो यहाँ मैं ऑफलाइन पार्क में 1 साल सिखाया था, फ्री ऑफ कॉस्ट ही सिखाया था। लेकिन इधर थोड़ा ब्रेक लिया है क्योंकि यूएस भी गई थी, बच्ची का कन्वोकेशन था तो उसमें गई थी। तो फिर वो ब्रेक हुआ है अभी, लेकिन अब मैंने ऑनलाइन फिर से स्टार्ट किया है, धीरे धीरे कर रही हूँ। तो देखिए रेणुका जी कितने सारे काम करती हैं। बहुत सारे लोग होते हैं जो कहते हैं कि हमारे पास समय नहीं है, हम क्या करें, लेकिन रेणुका जी इतने सारे काम एक साथ करती है। कैसे समय निकाल लेती हैं? देखिए, समय सबके पास होता है। यही 24 घंटे आपके पास भी हैं, यही 24 घंटे मेरे पास भी हैं। वो आपको प्राथमिकता देनी है कि आप किस चीज़ को प्राथमिकता दे रहे हैं। सबके पास समय होता है, कोई टीवी देखता है, कोई घंटों मोबाइल लेके रीलें देख रहा है, कोई फ़ोन लगा के घंटों गॉसिप करता है। तो मुझे टीवी देखना पसंद नहीं है, फ़ोन पे मैं बातें करती नहीं, एक्स्ट्रा इधर उधर घूमती टहलती नहीं हूँ, तो समय मिल जाता है। सारा काम निपटा के बैठी तो कुछ लिख लिया, 4 लाइनें। सुबह हस्बैंड का टिफिन और लंच जो भी कुछ बनाया, साथ साथ अपना योगा भी करती जाती हूँ। तो उसी 1 घंटे में सारा कुछ हो जाता है सुबह। तो आपको जो शौक है, जो हॉबी है, उसके लिए आप समय निकाल लेते हो, मिल जाता है। आगे क्या कैसे प्लान कर रही हैं और सारी चीज़ें? अब इसको जैसे स्पाइस बॉक्स मैंने नाम दिया है, जो हमारा एक प्लेटफॉर्म है जिसमें हम ये लड्डू, मठरी और अचार ये सब रख रहे हैं। इसी को थोड़ा मुझे और आगे बढ़ाना है कि थोड़ा ये कारवां हमारा आगे बढ़े, और इसमें कम से कम मेरे साथ 10-15 जो नीडी हैं फैमिली, वो और इन्हें जोड़ना चाह रही हूँ। तो उन्हें रोजगार मिलेगा, लोगों को फ्रेश सामान मिलेगा। तो जब अच्छा सामान आप देते हो तो लोग लेते हैं और उसकी वैल्यू करते हैं। मार्केट से आप अगर हल्का फुल्का कीमत ज़्यादा भी रखते हो तो भी लोगों को पता है कि भाई प्योर सामान है, तो उसकी आप कुछ तो कॉस्ट दोगे। क्योंकि सस्ता अचार और सस्ते लड्डू आपको मार्केट में मिल जाएंगे। ये मैं नहीं कहूँगी कि नहीं मिलेगी और हम बहुत सस्ता दे रहे हैं, लेकिन हम फ्रेश, अच्छा और बिल्कुल प्योर सामान दे रहे हैं। कैसे डिलीवरी करती हैं, कोरियर वगैरह? हाँ, ऑनलाइन डिलीवरी आजकल तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म में हो जाता है। जो आसपास का एरिया है वहाँ तो हम बाई हैंड भिजवा देते हैं, लेकिन जहाँ भी दूर है, मतलब ऑल ओवर लखनऊ जा ही रहा है, बाहर जा रहा है, बेंगलोर, पुणे, नागपुर, हर जगह गया है हमारा, तो प्लेटफॉर्म तो आजकल है ही। तो आराम से ऑनलाइन डिलीवरी हो जाती है। तो ये इतनी सारी सफलता, इतनी सारी मेहनत के पीछे किसकी ताकत देखती हैं आप?
नहीं, ताकत देखिए सबकी होती है, पेरेंट्स की होती है, हाँ। आपके हस्बैंड की होती है, आपके बच्चों की होती है, जो आपको कदम कदम पे गाइड करते हैं। क्योंकि इस समय तो बच्चे मेरे बहुत बड़े सपोर्टर हैं, कोई फंसती हूँ तो उन्हीं के पास जाती हूँ कि ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, ये बना दो, वो बना दो। तो जो मेरा लोगो है स्पाइस बॉक्स का और बाकी सब चीज़ें हैं वो सब बेटा डिज़ाइन करके दे देता है। अच्छा। मतलब थोड़ा बोलता भी है कि इतना परेशान करती हैं आप मुझे, कभी ये कर दो कभी वो कर दो। तो उसको समझाती हूँ कि तुमने भी मुझे बहुत परेशान किया है, तो अब मेरा टाइम है, हाँ, अब तुम बड़े हो गए हो तो अब मुझे थोड़ा हेल्प करो। तो इस तरीके से परिवार के साथ आप मिलके सामंजस्य बैठा के और समय मैनेज करिए तो आपको समय मिलता है। जो लोग इंटरव्यू देख रहे हैं, महिलाएं खास तौर पे, उनके लिए कुछ कहना चाहते हैं? जी, महिलाओं के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो जो मैं हमेशा कहती हूँ और अभी भी मैंने टीचर्स डे पे भी ये चीज़ बोली थी कि सबसे पहले आप अपना ख्याल रखें। 24 घंटे होते हैं, 25 घंटे आप चाहे जो करिए, लेकिन 1 घंटा खुद को ज़रूर दीजिए। योगा करिए, जिम जाइए, टहलिए, जो मन करे वो करिए, लेकिन अपनी फिज़िकल फिटनेस के लिए 1 घंटा ज़रूर दीजिए। क्योंकि सबसे ज़रूरी बात यह है कि लेडीज़ के पास बहुत बड़ी पावर होती है। हम लोगों के पास इतनी स्ट्रेंथ है कि अगर परिवार में कोई भी बीमार है या किसी को कोई दिक्कत है तो हम एक टांग पे खड़े हो जाएंगे, उसकी सेवा करेंगे, अपने सारे काम छोड़ देंगे। लेकिन अगर हमें कुछ हो गया तो ना हस्बैंड के पास टाइम है, ना बच्चों के पास टाइम है। तो इसलिए आपको खुद को फिट रखना ही रखना है, क्योंकि आपको मालूम है कि आपके लिए कोई 24 घंटे यहाँ खड़ा नहीं होगा। मतलब चाह के भी नहीं खड़े हो सकते, क्योंकि ऑफिस उन्हें जाना ही है, काम उन्हें करना ही है। तो आप प्लीज़ अपना ध्यान खुद रखो, जिससे आप अपने परिवार को खुश रख सकोगे। तो सबसे पहले आप खुद खुश रहना सीखो। खुद का ध्यान रखेंगे तब दूसरे का ध्यान रख सकते हैं। जी, सबसे इम्पोर्टेंट है। नहीं तो आप डॉक्टर के चक्कर लगाएंगे, दवा खाएंगे, पट्टी बांधेंगे, तेल लगाएंगे, जब आप दूसरों से उम्मीद करेंगे, दूसरों से उम्मीद करेंगे कि आज ये प्रॉब्लम है, आज वो प्रॉब्लम है। तो इसके लिए सबसे ज़रूरी है फिजिकल फिटनेस। तो फिट रहिए और अपने साथ साथ दूसरों का भी ख्याल रखिए। और हमेशा सिर्फ अपने बारे में सोचना अच्छा नहीं होता है। जैसे सोशल भी आप थोड़ा सा ध्यान रखिए, पर्यावरण का भी ध्यान रखिए। जैसे मैं पॉलीथीन्स वगैरह भी इकट्ठा करती हूँ, वो भी हमारी एक फ्रेंड है प्रशंसा, वो पॉलीथीन्स ले जाती है, तो वो एक एक पॉलीथीन मैं इकट्ठा कर करके रखती हूँ। पानी वेस्ट नहीं करना है, प्लांटेशन करवाती रहती हूँ सोसाइटी में। इसमें भी कम से कम 25-30 पेड़ यहाँ लगा चुकी हूँ और बहुत सालों से लगा रही हूँ। तो थोड़ी थोड़ी अवेयरनेस सबको करना पड़ेगा, 2-2 कदम सबको चलना पड़ेगा। सिर्फ सरकार को कोसने से नहीं होगा कि सरकार ने ये नहीं किया, सरकार ने ये नहीं किया। बिजली पानी वेस्ट मत करिए, पॉलीथीन का यूज़ कम से कम करिए। अपनी गाड़ी में, अपने बैग में, अपनी बाइक में 2-4 पैकेट रखिए। और कम से कम पॉलीथीन जब आप लेंगे तब आपकी जो धरती माता हैं वो सही रहेंगी। नहीं तो ये पॉलीथीन उसमें जाते हैं, डंप होते हैं, हमें सब्जियां और सब कुछ खराब मिलती हैं जी। तो वो गलता नहीं है, ये सबको पता है कि प्लास्टिक कितने सालों तक जो है कि ज़मीन पे पड़ा रहता है। तो उन्हें रीयूज़ करिए, रिसाइकिल करिए। और लेडीज़ से एक रिक्वेस्ट मेरी और है कि थोड़ा कपड़े कम बनवाएं, क्योंकि ये भी पर्यावरण के लिए बहुत हानिकारक है, बहुत ज़्यादा। मतलब वो लगता तो है बहुत छोटी सी बात है, लेकिन हम लोगों के पास, सबके पास कपड़े बहुत हैं। उन्हें रीयूज़, रिसाइकिल करिए। हर फंक्शन में ज़रूरी नहीं कि आप नई ड्रेस पहने। अब जैसे ये ड्रेस है, इसके ऊपर कभी आप जैकेट पहन लीजिए, कभी दुपट्टा डाल लीजिए, कभी कोटी डाल लीजिए। तो मिक्स एंड मैच करके पहनिए। तो जो आपके पास पैसा है उसे अच्छे से प्रॉपर यूटिलाइज़ करिए। किसी गरीब बच्चे की फ़ीस जमा करनी है तो थोड़ा सा वहाँ भी ध्यान दीजिए। तो ये थी रेणुका जी के साथ हमारी बातचीत। आपने देखा वो कितनी उन्होंने अच्छी अच्छी बातें बताई हैं। हम लोग फिर किसी दूसरे मेहमान के साथ मिलेंगे। रेणुका जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है। थैंक यू, आपके धन्यवाद। आप ऐसे ही समाज सेवा करती रहें और समाज को कुछ देती रहिए, क्योंकि क्या है कि हम लोगों की ड्यूटी है कि जब हम समाज से लेते हैं तो हमें समाज को भी कुछ देना चाहिए। लौटाने का दायित्व जरूर सबके ऊपर होता है, सबके ऊपर है, सिर्फ लेना ही नहीं है जी। तभी एक स्वस्थ समाज का निर्माण हो सकता है। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।